हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपने अभी चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, तृतीयक क्रियाकलाप। हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें हमने समझा था कि तृतीयक क्रियाकलाप दो फैक्टर्स पे काम करता है, उत्पादन प्लस विनिमय। उत्पादन किसका? सेवाओं का। विनिमय किसका? व्यापार, परिवहन और संचार का। हम इसमें अब थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ जिसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहली बात तो ये आती है कि यहां पर क्वेश्चन बनता है, आपको बताया व्यापार और वाणिज्य में कि व्यापार और वाणिज्य क्या है। मैं आपको बता चुका हूं कि व्यापार के अंदर वस्तुओं का हम क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन उन वस्तुओं का क्रय विक्रय खरीदने के लिए जिन जगहों की आवश्यकता होती है, यानी व्यापारिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उसे हम वाणिज्य कहते हैं, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स में आता है। आप यहाँ पर व्यापारिक संस्थानों की बात करते हैं। व्यापारिक जो संस्थान बात करते हैं तो व्यापारिक संस्थान दो प्रकार के होते हैं। या तो होगा, मैं इसी में बताना चाहूंगा आपको, आपके पास आएगी नगरीय मंडियां या ग्रामीण मंडियों में क्या अंतर है। आपके पास में क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, नगरीय संस्थान या तो यह आएगा नगरीय व्यापारिक संस्थान और ग्रामीण व्यापारिक संस्थान या मंडियों में क्या अंतर है, आप समझिए। देखिए, अब मैं इस चार्ट के साथ चलना चाहूंगा, इसलिए चार्ट में आप देखिए कि अगर हम यूँ बात करें कि जैसे ये आपका नगर है और नगर के पास में ये आपका अर्बन एरिया है, नगर है, और नगर के पास में शहर है, सॉरी ये गांव है आपका, माफ कीजिएगा, गांव है। अब गांव के यानी ग्रामीण मंडियों में क्या होता है? पहली बात तो जो ग्रामीण जो संस्थान होते हैं ये क्या करेंगे? सेवाएं प्रदान करेंगे। अब ये सेवाएं प्रदान करते हैं निकटवर्ती बस्तियों को। ये ग्रामीण संस्थान किसको सेवाएं प्रदान करते हैं? निकटवर्ती बस्तियों को। हम एक इसमें हम यहाँ पर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर हम कर लेते हैं कि ये किसको करते हैं? निकटवर्ती बस्तियों को। यानी जो आपका नगरीय व्यापारिक संस्थान है और एक आ गया ग्रामीण व्यापारिक संस्थान। प्रश्न आ रहा है कि नगरीय मंडियां या व्यापारिक ग्रामीण मंडियों में क्या अंतर है। पहला अंतर कि ग्रामीण जो व्यापारिक संस्थान जो होते हैं ये निकटवर्ती बस्ती यानी पास की बस्तियों को सेवाएं प्रदान करते हैं, निकटवर्ती बस्ती को सेवाएं प्रदान करते हैं। जबकि नगरीय जो व्यापार जो होते हैं, नगरीय जो व्यापारिक संस्थान होते हैं ये बड़े क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी हम कह सकते हैं बड़े नगर को, यानी बड़े कस्बे को या बड़े नगर को सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, ये ग्रामीण में हो गया। दूसरा कि जो ग्रामीण संस्थान होते हैं वहां पर जो संग्रहण किया जाता है वस्तु का वो भी क्षेत्रीय होता है और क्षेत्रीय भंडार होता है। यानी यहां पर आपकी जो जरूरत की चीजें होती हैं हमारे पास में, आपके पास में जो आपके कह सकते हैं आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुओं या हम इसको कह सकते हैं कि क्षेत्रीय यानी स्थानीय वस्तु कह सकते हैं हम, स्थानीय वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है, वस्तुओं का संग्रहण और उन्हीं का व्यापार करते हैं, उन्हीं का व्यापार करते हैं। जबकि यहां पर क्या करते हैं कि आवश्यक वस्तुएं तो होती है, आवश्यक वस्तुएं तो होती है, साथ ही में विशिष्टीकृत वस्तुओं का भी, विशिष्टीकृत वस्तुओं का भी व्यापार क्या आता है। जैसे आवश्यक वस्तु हैं, कोई भोजन है, वस्त्र है, ये तो है ही, लेकिन आपको जैसे मोबाइल, आपको जैसे मान लीजिए कोई आपको कार चाहिए तो कार के लिए आपको नगर में आना पड़ेगा। हाँ, आपको बड़े हॉस्पिटल चाहिए तो उसके लिए आपको नगर में आना पड़ेगा। तो ये एक अंतर है। ये निकटवर्ती बस्तियों को बस्ती को सेवाएं प्रदान करते हैं, ये बड़े नगर को सेवाएं प्रदान करते हैं। ये क्या होते हैं? अर्ध व्यापारिक, अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं ये। जबकि ये क्या होते हैं? विशिष्टीकृत नगरीय केंद्र होते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, ये नगर के पास में होते हैं, तो नगर की जैसी सुविधाएं इनमें होती है लेकिन वैसा ये कर नहीं पाते हैं। तीसरा, ये आपका पहला हो गया, तीसरा हो गया। चौथा अंतर क्या कर सकते हैं हम इसमें? यहां पर आपको थोक मंडियां या फिर आपको फुटकर बाजार ही मिलेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, नगरीय संस्थान में क्या होता है, आपको ये तो मिल जाएगी आपको, लेकिन साथ में ही बाजार भी क्या होते हैं? विशेषीकृत होते हैं, विशेष होते हैं। कैसे विशेष? जैसे मान लीजिए आपको श्रम बाजार मिल जाएगा, आपको यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिस मिल जाएंगे, कार्यालय मिल जाएंगे,
आपको यहाँ पर सेवाएं मिल जाएगी, यानी जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे आपको, बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे, ये भी सेवाएं ही है, समझिए आप, मैंने बताया था आपको, ये भी सेवा है। आपको स्कूल मिलेंगे, आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर संस्थान मिलेंगे। तो ये एक तरीके से हो गया। आपका प्रश्न आता है कि नगरीय व्यापारिक संस्थान और ग्रामीण व्यापारिक संस्थान में अंतर क्या है, रटना नहीं है। नगरीय व्यापार संस्थान एक छोटे क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करते हैं, ग्रामीण छोटे क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं, जबकि नगरीय जो संस्थान होते हैं बड़े क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। आपके जो ग्रामीण संस्थान होते हैं केवल आवश्यक वस्तुओं को ही और स्थानीय वस्तुएं उनका ही संग्रहण करते हैं, उन्हीं का व्यापार करते हैं, जबकि जो नगरीय होते हैं आवश्यक वस्तु के अलावा विशिष्टीकृत वस्तुओं का भी करते हैं। जो क्षेत्र की मांग होती है, डिमांड के हिसाब से आपको सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, इसको आप अर्धनगरीय केंद्र भी कह सकते हैं, आप अर्ध व्यापारिक केंद्र भी कह सकते हैं आप ग्रामीण को, जबकि विशिष्टीकृत नगरीय केंद्र होते हैं। यहाँ पर थोक मंडी, आपको फुटकर बाजार मिलेगा आपको ग्रामीण के अंदर, जबकि आपको थोक मंडी फुटकर बाजार तो मिल जाएगा नगरी में, साथ में ही आपको विशिष्टगत बाजार, श्रम बाजार मिल जाएंगे, बड़े बड़े कार्यालय मिल जाएंगे, बड़े बड़े स्कूल हॉस्पिटल मिल जाएंगे, स्कूल मिल जाएंगे, आपको मॉल मिल जाएंगे, है ना, जैसे हम कहते हैं श्रृंखला भंडार मिल जाएंगे आपको, श्रृंखला भंडार मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से इसमें अंतर होता है। तो आप समझ गए होंगे नगरीय व्यापारिक संस्थान और ग्रामीण व्यापारिक संस्थान में क्या अंतर होता है। आप यूं भी इसको समझ सकते हैं कि ग्रामीण व्यापारिक संस्थान जब बड़े स्तर पर बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वो नगर का ही रूप ले लेता है। आप यूं भी इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि जो ग्रामीण व्यापारिक केंद्र होते हैं, इनको जो कच्चा माल प्रदान करता है वो जो नगरीय जो व्यापारिक संस्थान होते हैं, इनको कच्चा माल जो प्रदान करता है वो उनको ग्रामीण संस्थान ही करता है ना। तो ये बड़े क्षेत्र में होते हैं, छोटे क्षेत्र में होते हैं, हमने ये पढ़ा। अब हम आते हैं, नगरीय मंडी कर ली, अब हम पढ़ते थोक और फुटकर में क्या अंतर है। थोक और फुटकर में आप अंतर समझिए। आप थोक और फुटकर में अंतर, इसमें मैंने अभी आपको बताया था एक उदाहरण देकर कि जैसे आप इसको ये मानिए कि थोक और फुटकर में अगर आप परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे थोक एक क्या होता है, थोक जो व्यापार होता है ये बिचौली सौदागरों के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर बिचौलिए होते हैं और ये क्या करते थे, वस्तु का संग्रहण करते हैं, इतनी मात्रा में करते हैं कि ये कम कीमत पर वस्तु को आपको पहुंचाते हैं। थोक व्यापारी क्या करते हैं, जो फुटकर व्यापारी होते हैं इनको उधार देते हैं और ये फुटकर व्यापारी उनकी पूंजी पर ही काम करते हैं। इसको हम इससे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये बड़ी फैक्ट्री है किसी भी चीज की, तो ये निर्माण करता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, ठीक है, आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए पर बैट का ले सकते हैं, बल्ले का ले सकते हैं। बल्ले की फैक्ट्री है बैट की, यहां पर एक दूसरी छोटा एक संस्थान है, वो यहां से बल्ले को लेता है और 1000 की क्वांटिटी के अंदर बल्लों को खरीद लेता है। लेकिन आप ना यहां पर खरीद सकते हैं, आपको एक बल्ला चाहिए तो ना तो आप इसके पास जाएंगे, इसके पास तो पता नहीं कितना, इसके पास तो 1 लाख बल्ले हैं जैसे मान लीजिए आप इसका, तो ये एक ने लिया है इसको, तो ना आप इससे खरीद सकते हैं ना इससे खरीद सकते हैं। इससे एक छोटी दुकान है वो वो ले लेती है, बैट ले लेती है, मान लीजिए 100 बैट ले लिया उसने, ठीक है। और यहां पर जो उपभोक्ता होता है ये कौन है, उपभोक्ता है। ये कौन है, उपभोक्ता है। तो देखिए आप, ये निर्माण करता है, ये थोक भंडार है, थोक व्यापार कह सकते हैं, ये फुटकर व्यापार कह सकते हैं। अब आपको परिभाषा बताता हूं। थोक व्यापार निर्माणकर्ता और फुटकर के बीच में बिचौलिया है, बीच में है थोक व्यापार उपभोक्ता के बीच में है। तो थोक व्यापार क्या होता है, एक बिचौली सौदागरों का समूह होता है, बिचौली सौदागर होते हैं इसके अंदर। और इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, फुटकर व्यापारी को पैसा उधार देते हैं और फुटकर व्यापारी, जैसे मान लीजिए फुटकर व्यापारी इससे बल्ले ले जाएगा, 100 बल्ले ले जाएगा और कहेगा जब बिक जाएंगे तब आपको पैसे दे दूंगा। इस तरीके से हो जाता है। और जैसे ही पैसे बिकते हैं, जैसे इसका सामान बिकता है और जैसे पैसा आता है तो मुनाफा अपने पास रख लेता है, बाकी की आमदनी इसको दे देता है। तो कहा जाता है कि थोक भंडारी जो होते हैं बिचौली सौदागर होते हैं। थोक भंडार फुटकर व्यापारियों को पैसा उधार देते हैं, उधार पे सामान देते हैं और फुटकर व्यापारी इनकी पूंजी पर ही अपना व्यापार करते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, थोक भंडार की जगह कोई सीधा ही इन निर्माणकर्ताओं से सीधा ही वस्तुओं को ले लेता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। फुटकर व्यापार क्या होते हैं, फुटकर व्यापार का सीधा संबंध आपको दिख रहा होगा उपभोक्ता से होता है। पहली मोस्ट चीज ये है कि फुटकर व्यापारियों का सीधा संबंध किससे होता है, उपभोक्ता से होता है। उपभोक्ता सीधे रूप में आकर यहाँ से वस्तुएं खरीदते हैं, है ना। अब आप देखिए वस्तुएं यहाँ पर कुछ सस्ती होगी, यहाँ पर महंगी होगी, यहाँ पर महंगी होगी, उपभोक्ता को महंगी मिलती है क्योंकि बीच में क्या आ गए, बिचौलिए आ गए।
यहाँ पर। और जो ये भंडार सहित भी होते हैं, भंडार रहित भी होते हैं। भंडार का मतलब आप किसी बड़े भंडार में गए, जैसे आप श्रृंखला भंडार में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो ये भंडार के रूप में मिलते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई रेहड़ी वाला है, कोई फेरी वाला आके आ रहा है, कोई डाक बाजार वाला आ रहा है, हाँ, तो वो क्या होगा, भंडार रहित क्या होंगे, फुटकर व्यापारी होंगे, भंडार रहित। देखिए भंडार की बात करें, आप इसको समझिए, मैं इसको थोड़ा सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि फुटकर व्यापार के अंदर अगर हम भंडार की बात करते हैं तो ये जो भंडार लेकर आया है, ये जो शब्द आई है, शब्दावली भंडार की, वो कहां से आई है, वो आई है सहकारी से, सहकारी व्यापार से। आपको मैंने पढ़ाया था कि सहकारी संस्थान वो होते हैं जो निश्चित उद्देश्य के लिए एक समूह बना लेते हैं और व्यापार करते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, कुछ लोग सीधा ही, जैसे वो सोचेंगे यार यहां से नहीं लेना सामान, यहां से नहीं लेना, ये उपभोक्ता है, इन्होंने मिल गए और इन्होंने सीधा ही कहां से सामान ले लिया, निर्माणकर्ता से सामान ले लिया और वहां पर उन्होंने भंडार कर लिए। तो भंडार दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो क्या होता है, विभागीय भंडार होते हैं, विभागीय भंडार, और दूसरा होता है श्रृंखला भंडार। आप समझना, स्पष्ट रूप में समझना, समझ में आएगा। विभागीय भंडार, भंडार का मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें किसी एक वस्तु का कम कीमत पर जो अच्छी गुणवत्ता में होती है उसका संग्रहण कर लिया जाता है, इसीलिए समझ के। लेकिन इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार के किसी अधिकारी का या कर्मचारी के नियंत्रण में विभागीय भंडारों की सुरक्षा की जाती है, उनका निर्देशन किया जाता है, उनका पालन किया जाता है विभागीय में। जबकि श्रृंखला भंडार में ऐसे नहीं होता है। श्रृंखला भंडार में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति या समूह होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, पहली बात तो या तो बड़ी मात्रा में, दो काम करते हैं, आप समझिए इस बात को, या तो वो क्या करेंगे कि बड़ी मात्रा के अंदर वस्तुओं का संग्रहण कर लेंगे सस्ते दर पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का संग्रहण कर लेते हैं, वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं, या फिर ये क्या कर लेते हैं कि खुद ही उन वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में होते हैं क्योंकि समूह में होते हैं। आपको मैं कह रहा हूं कि फुटकर व्यापार के अंदर भंडार के जो नवाचार आया है वो आया है सहकारी से। तो ये क्या करते हैं, विभागीय भंडार। श्रृंखला भंडार में कहते हैं कि ये जो भोक्ता होगा सोचेगा यार सामान ले रहे हैं, महंगा पड़ रहा है, तो 4-5 जनों ने समूह बनाया और सीधे वहाँ फैक्ट्री के पास चले गए कि भाई आप हमको क्या दीजिए, ये सामान दे दीजिए, और वो इस सामान लेकर क्या कर लेते हैं, सस्ते दर पर सामान लेकर वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उसको बेचने लग जाते हैं। या फिर क्या कर लेते हैं, वो खुद ही वस्तुओं का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं। और सबसे खास बात कि यहाँ पर जितने भी श्रृंखला भंडार होते हैं उन लोगों के, जैसे मान लीजिए जयपुर की बात करें, यहाँ पर 10-20 या कितने भी स्टोर होंगे, वहाँ पर सभी पर समान नियम और समान कीमत लागू होती है, समान नियम और समान कीमत लागू होती है। जैसा का जैसा नियम बनता है एक स्टोर पर या कीमत पर, ऐसा ही वो हर भंडार पर उस कीमत को, नियम को लागू कर देते हैं। मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। निर्माणकर्ता, थोक भंडार, फुटकर व्यापार और उपभोक्ता, ये आपका सीधा हो गया। अब इसमें हम बात करें फुटकर में, आप आए नगरीय सामग्री में आए श्रृंखला भंडार, मैं आपको समझा चुका हूं। डाक ऑर्डर मैं बताया था कि आप दूरभाष के द्वारा इंटरनेट में आप जैसे मान लीजिए बात करें फ्लिपकार्ट की बात करते हैं या अन्य किसी संस्था की बात करते हैं, उसके द्वारा आप अगर वस्तु को मंगा लेते हैं तो उसमें आएगा। सुलभ बाजार केंद्र भी देख लिया और लोक वितरण की बात की थी। आवधिक बाजार क्या होते हैं, ये गांव में पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि निश्चित अवधि के लिए 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या एक निश्चित दिन पर एक बाजार का मतलब लगता है, उस बाजार में वस्तु का संग्रहण, आवश्यक वस्तुएं मिलती है और कुछ विशिष्ट जो मांग है उन वस्तुओं का भी, उन वस्तुएं बिकती है, उसको आवधिक बाजार कहते हैं, हाट बाजार कहते हैं। तो ये भी ग्रामीण के अंदर है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि थोक और फुटकर बाजार में इसमें क्या है। तो हम पढ़ते हैं परिवहन को। देखिए परिवहन क्या है, परिवहन के बारे में समझना चाहें तो परिवहन अगर आप लिखना चाहें, एक बात तो आप उसको भूल जाइए कि यहाँ पर हम वो परिवहन नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ हमको रेल सड़क के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, कच्ची सड़क, ग्रामीण सड़क, वो नहीं पढ़नी है। यहाँ पर परिवहन का मतलब ये है कि आप मतलब वस्तुओं को, विनिर्मित वस्तुओं को, व्यक्तियों को या किसी संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता है। यानी एक तरीके से ये कैसा साधन है, ये गत्यात्मक साधन है, एक गत्यात्मक साधन है, क्योंकि इसमें वस्तुओं को या फिर व्यक्ति को या फिर
किसी संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर लिया जाता है, यानी गत्यात्मक मूलभूत संसाधन है, एक मूलभूत आप कह सकते हैं उद्योग है। परिवहन क्या है? एक गत्यात्मक यानी गति में है और मूलभूत यानी इन चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला उद्योग है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि विनिर्माण और निर्माण में क्या फर्क है। विनिर्माण तो होता है एक फैक्ट्री वाला, ये एक निर्माण है, क्योंकि इसके अंदर आप किसी फैक्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते परिवहन में। यहाँ पर क्या होता है? गत्यात्मक उद्योग है। और यहाँ पर आपका जो आपकी जो मतलब आप जो वस्तु है या कोई व्यक्ति है जिसको जितनी तेज गति से जाना है समय की बचत के हिसाब से, हाँ, या पैसे की बचत के हिसाब से, तो वो इन साधनों का चयन करता है, रेल का, सड़क का, वायु का, जल का उपयोग करता है। इसको नापते कैसे हैं? दूरी में नापते हैं कि आपको कितनी दूरी पर जाना है। परिवहन का अगर खर्चा नापेंगे तो कैसे नापेंगे? आप कितनी दूरी पर जाना चाह रहे हैं तो वो दूरी पर नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे। आप इसमें भी नापते हैं कि आपको कितनी तेज जाना है। मान लीजिए दूरी में जाना है, ये मान लीजिए 100 किलोमीटर है, आपने सड़क से यूज किया तो उसका पैसा कम लगेगा। लेकिन आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं लेकिन आपको जल्दी जाना है और आपने वायु का करा तो उसका पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो यानी यहां पर जो परिवहन का जो खर्च आता है वो दूरी पर, यानी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उसके बीच में दूरी कितनी है और वहां पर खर्चा कितना किया गया, उस मार्ग पर खर्च कितना है और समय के हिसाब से तय किया जाता है। और यहां पर आप जो भी परिवहन के साधन का प्रयोग करेंगे, वो जो आप प्रयोग करेंगे वो होगा कि उस वस्तु कैसी है और आपको समय कितना है, यानी समय की बचत के लिए, और आपका जो पैसा है, लागत है, यानी लागत और समय के हिसाब से इनका चयन किया जाता है। ये आप समझ रहे होंगे। अब परिवहन के साधन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अगर बात करें तो पहला जो कारक है वो जनसंख्या का कार है, यानी किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या का कार जितना होगा तो वहां पर वस्तु की मांग उतनी ज्यादा होगी और वहीं पर क्या होगा? आपके परिवहन के साधन का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें नगर की, अगर हम बात करते हैं गांव की बात करते हैं तो वहां के परिवहन के साधन अलग होंगे। अगर हम किसी नगर की बात करते हैं तो वहां के परिवहन के साधन अलग होंगे। अगर हम किसी कस्बे की बात करते हैं तो वहां के परिवहन के साधन अलग होंगे। और अगर हम महानगर की बात करते हैं तो वहां के परिवहन के साधन अलग होंगे। यानी जितनी वस्तु की वहां की मांग होगी, जनसंख्या का आकार होगा, तो यानी परिवहन के साधनों को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला होगा जनसंख्या का आकार। दूसरा होगा कि वहां की भूदृश्य आकृति कैसी है। जैसे मान लीजिए आप नदी के पास में या समुद्र के पास में रहें तो जल का यूज करेंगे। आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वायु का यूज करेंगे आप, है ना। आप एक घर से डोर टू डोर जाना चाह रहे हैं, सड़क मार्ग का यूज करेंगे। तो यानी जनसंख्या का आकार हो गया। आपका कच्चा माल कैसा है? जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु या उत्पाद को आप भेजना चाह रहे हैं, वो कैसा है? अगर शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है तो आप जल्दी भेजना चाहेंगे, उसके लिए आप वायु मार्ग का चयन करेंगे जहां पैसा ज्यादा लगेगा। तो आपके परिवहन के साधनों को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार। फिर दूसरा है आपके जो नगर है, नगर का आकार, है ना। तीसरा आप कर सकते हैं जनसंख्या आकार में ही वस्तु की मांग। फिर आप कर सकते हैं कच्चे माल की प्रकृति, कच्चे माल की प्रकृति। आप कर सकते हैं कि व्यापार का प्रकार कैसा है। व्यापार का प्रकार मतलब आपका व्यापार राष्ट्रीय है, यानी एक प्रादेशिक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में है तो आप सड़क का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका राष्ट्रीय है तो आप रेल का यूज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय है तो आप भारी साधन के लिए आप जल का यूज करेंगे, महासागरीय साधनों का यूज करेंगे या फिर वायु का यूज करेंगे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? परिवहन के साधनों का आपका इसमें उपयोग हो गया। तो आपने व्यापार पढ़ लिया, हमने फुटकर पढ़ा है और साथ में हमने पढ़ा है परिवहन पढ़ा है इसमें। तो आपने परिवहन पढ़ लिया। परिवहन में दो चीजें और आती हैं, उसमें कहते हैं कि नोड क्या है, योजक क्या है, जाल तंत्र क्या है। हम इसको पढ़ेंगे। एक नंबर का प्रश्न आता है इसमें से कि नोड क्या है। आप ये समझिए कि जब कई स्थान आपस में मिल जाते हैं, आप यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए स्थान ए है, स्थान बी है, स्थान सी है। जब परिवहन के साधनों का विकास होता है तो सभी स्थान आपस में मिलने लग जाते हैं, सभी स्थान आपस में मिल जाते हैं तो एक जाल का निर्माण होता है। इसे जाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जाल तंत्र। यानी कि परिवहन के साधनों के विकास के कारण कई स्थान होते हैं वो आपस में मिलने लग जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं कि स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना आसान हो जाता है, उसे जाल तंत्र कहते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें कि
कि जैसे कोई कोई दो स्थान आपस में मिल रहे हैं, या कोई उद्गम क्षेत्र है, कोई उद्गम क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए जहाँ से कई रास्ते निकल रहे हैं आपस में, हाँ, या फिर कोई बीच में कोई बड़ा कस्बा है, तो इसे हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। नोड क्या होता है कि जब कई सड़कें आपस में आकर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो भी यही बिंदु हुआ, या एक उद्गम क्षेत्र होता है जिससे कई रास्ते निकलते हैं, या एक कस्बा होता है। आप तीनों रूप कह सकते हैं इसको। आप मिलन बिंदु भी कह सकते हैं, इसको उद्गम क्षेत्र भी कह सकते हैं, इसको कस्बा भी कहते हैं, और इनको क्या कहता है? नोड कहा जाता है। और ये भी एक नोड है, और जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए आप, ये भी एक नोड है, और जब दो नोड आपस में मिल जाते हैं, जिस सड़क के द्वारा दो नोड मिलते हैं, उसे कहते हैं योजक। क्या कहते हैं? योजक। समझ रहे हैं आप? यानी नोड क्या होगा कि जब कई रास्ते एक बिंदु पर मिलते हैं, मिलन बिंदु पर मिलते हैं, उसे या उद्गम क्षेत्र को या फिर कस्बे को हम क्या कहते हैं? हम नोड कहते हैं। और जब दो नोड आपस में किसी सड़क मार्ग के द्वारा मिलते हैं तो उसे हम योजक कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। तो ये परिवहन का एक तरीके से पूरा हो गया। अब आगे हम लेते हैं इसमें संचार। संचार को देखिए आप, बिल्कुल सामान्य रूप में हम लेंगे कि किस तरीके से संचार हमको सेवाएं दे रहा है, उस त्रोस रूप में लेंगे हम। यहीं पर मैं आगे लेता हूं इसको। आपको मैंने चार्ट बता दिया था, उस चार्ट को दोबारा थोड़ा सा बनाएंगे, हल्का सा बनाएंगे, जिससे आपको समझ में आए कि जैसे मान लीजिए संचार जो था, संचार को हमने लिया था कि परिवहन के साधन, परिवहन के साधन। अभी हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे। दूसरा हमने इसको लिया था दूरभाष या दूरसंचार। हाँ, इसमें हम काम कर सकते हैं, जैसे दूरभाष ले लीजिए इसका। दूरभाष में आप ले सकते हैं मोबाइल व इंटरनेट, ठीक है। और फिर हम आपस में ले सकते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य व सामग्री, दृश्य व श्रव्य सामग्री। इसमें आप ले सकते हैं, इसके अंदर हमने लेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री में हम ले सकते हैं, जैसे फिल्में ले लिया आपने रेडियो ले लिया, आपने टीवी ले लिया, आपने उपग्रह ले लिए, संचार के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पे जा रहे हैं हम। हाँ, आपने, जैसे हम इसकी बात करें, हम इसी में बात कर रहे हैं, हम जैसे इसके अंदर इसी का पार्ट ले रहे हैं, ये इसी का पार्ट है। जैसे आपने प्रिंट मीडिया ले लिया, मुद्रण ले लिया, आपने क्या ले लिया? मुद्रण मीडिया ले लिया। तो मुद्रण मीडिया में क्या आएगा आपका? जैसे आपके समाचार पत्र आएंगे और समाचार पत्रिकाएं आएंगी। अब आप समझिए, देखिए संचार क्या है। संचार का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी, हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी संदेश हो सकता है ना। जब हम कोई सूचना है, कोई भी तथ्य है, हाँ, कोई भी आपकी बात है, कोई भी आपका व्यापार संबंधी कोई सूचना है, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं। यानी सूचनाओं को, तथ्यों को, आपकी बात को, आपकी गोपनीय तथ्यों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो हम उसे संचार कहते हैं। और संचार को, जो आपके तथ्य हैं, सूचना है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप समझते होंगे, पहले हम कोई देते थे, पत्र के माध्यम से देते थे, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाते थे। फिर हमने कबूतर के माध्यम से प्रयोग किया, हम उसको लेके जा रहे, सड़क मार्ग के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा लेके जा रहे हैं। तो यानी हमने उस संचार को, यानी उस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो उसके लिए हमको परिवहन के साधन की आवश्यकता महसूस हुई और परिवहन के साधन का प्रयोग होने लगा। समझ रहे हैं आप? तो यानी परिवहन के साधनों के द्वारा ही आप सूचनाएं और तथ्यों को आप लेकर गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए। जैसे मान लीजिए आप रेल के द्वारा लेके जा रहे हैं, आप सड़क के द्वारा लेके जा रहे हैं, आप जल के द्वारा लेके जा रहे हैं। पुराने समय के अंदर बात करें तो आप हाथ से, यानी चिट्ठी के द्वारा लेके जा रहे हैं, कैसे भी लेके जा रहे हैं आप। तो ये क्या हुए? परिवहन के साधन हुए। और जितनी आपकी महत्वपूर्ण सूचना हुई, उतने आप साधन का प्रयोग करेंगे, कौन से का करेंगे, और उसी के हिसाब से आपका पैसा भी लगेगा। और चूंकि सूचनाएं, तथ्यों को आप संचार के माध्यम से, यानी इन परिवहन के साधनों से लेके जा रहे हैं, इसलिए इसको संचार पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन परिवहन के साधनों को संचार पथ कहा जाता है।
समझिए क्या बात कि आप संचार सूचनाओं को आप परिवहन के साधनों के द्वारा ले जाएंगे तो ये संचार पथ है, संचार को जाने का रास्ता है, पथ नहीं रास्ता है। और दूसरी बात, किसी भी देश का परिवहन तंत्र जितना विकसित होगा, परिवहन तंत्र जितना विकसित होगा, उतना ही वहां का संचार तंत्र भी विकसित होगा, उतना ही वहां का संचार तंत्र भी विकसित होगा। ये प्रश्न आता है, यूरोपियन कंट्री में आता है, अमेरिका में आता है कि जहां पर आपका परिवहन तंत्र जितना मजबूत होगा उतना ही आपका क्या होगा, संचार तंत्र भी उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि आप सूचनाओं को बड़े अच्छे ढंग से आप वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो ये आपका आ गया प्रश्न। लेकिन बाद में कुछ क्रांति होती है, आप दूरभाष के द्वारा, यानी मोबाइल है, इंटरनेट है, इसके द्वारा हमने परिवहन को लोप कर दिया। अब हमको परिवहन के साधन की जरूरत नहीं।